आरती ने दरवाजे का ताला खोला और अंदर आ गई। पीछे पीछे सामान का थैला उठाए देव भी अंदर आ गया। आरती पूरे महीने का सामान इकट्ठा कभी नहीं लाती थी। दुकान से वापस आते हुए हफ्ते भर में एक बार जितना जरूरी होता था उतना ही सामान खरीद कर लाती थी। देव ने थैला किचन में जाकर रख दिया और आरती से बोला, तुम फटाफट चाय बनाओ, तब तक मैं अंकुर को ले आता हूँ। जी ठीक है, कहकर आरती हाथ मुंह धोने बाथरूम में चली गई। देव अंकुर को लेने चला गया। 2-3 घर छोड़कर ही एक घर में बच्चों का झूला घर था, जिसमें 6 महीने से लेकर 13-14 वर्ष तक के बच्चे रहते थे। यह एक वृद्ध दंपत्ति का घर था, जिनके दोनों बेटे अमेरिका में सेटल हो चुके थे और अपनी अपनी गृहस्थियों में पूरी तरह से रम गए थे और खुश थे। यह उनकी खुशी का ही परिणाम था कि यह वृद्ध दंपत्ति नाती पोतों से खेलने की उम्र में यहाँ अकेले एकाकी जीवन जी रहे थे। अपना एकाकीपन काटने के लिए उन्होंने अपने घर में ही झूला घर खोल लिया। इस मोहल्ले में वे 40 वर्षों से रह रहे थे। स्वभाव के भी अच्छे थे। सब लोग उन्हें जानते और मानते भी थे। एक एक कर दूर पास के कई बच्चे उनके पास आ गए और उनका घर विभिन्न उम्र के नाती पोतों से भर गया। साथ ही अतिरिक्त आय भी हो जाती। समय एक अच्छे काम में व्यतीत जो होने लगा। बच्चों को प्यार से संभालने वाले दादा दादी मिल गए और माता पिता को बच्चों की अच्छी और सुरक्षित देखभाल का आश्वासन। सबकी समस्याओं का समाधान हो गया। देव मिश्रा जी के घर पहुंचा तो अंकुर उनकी गोद में बैठा कहानी सुन रहा था। बाकी बच्चे दरी पर आसपास बैठे थे। अंकुर तो मिश्रा दंपत्ति का खास लाडला था। देव को देखते ही अंकुर चहक उठा। अंकल आ गए। देव ने हंसकर उसे गोद में ले लिया और कहा, घर चले बेटा? हाँ चलो, अंकुर ने उसके गले से लिपटते हुए कहा। देव ने अंकुर का स्कूल बैग लिया, मिश्रा जी को नमस्ते कहा और घर की ओर आ गया। आरती ने चाय तैयार रखी थी और अंकुर के लिए दूध भी। अंकुर दूध पीने में नखरे करने लगा तो देव ने थैली में से आज लाए हुए तरह तरह के बिस्किट दिखाकर दूध पीने को राजी कर लिया। क्रीम वाले बिस्किट देखकर अंकुर खुश होकर दूध पी गया। आरती और देव चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद देव जाने लगा तो आरती ने उसे रोक लिया कि वह रात का खाना खा कर ही जाए। प्रिया दीदी तो घर पर है नहीं, तो अब आप रात का खाना खाकर ही घर जाइए। अकेले के लिए क्या बनाएंगे? ठीक है, तुम खाने की तैयारी करो, तब तक मैं अंकुर को पार्क में झूले पर ले जाता हूँ, देव ने कहा और अंकुर को लेकर बाहर चला गया। आरती जाकर मिश्रा दंपत्ति को भी रात के खाने का न्योता दे आई। झूला घर के सब बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर आराम करके मिश्रा आंटी आरती के पास चली आई उसकी मदद करने। दोनों रसोई घर में काम करते हुए गप्पे मारने लगी। मिश्रा आंटी को अपनी दोनों ही बहुओं के साथ रहने बातें करने का सुख तो मिला ही नहीं। एक बहू तो विदेशी ही थी, उसे तो उन्होंने आज तक देखा ही नहीं। उनके बड़े बेटे ने चर्च में शादी कर लेने के बाद अपनी शादी की खबर देते हुए फ़ोन कर दिया और फोटो भेज दिए थे। उन्होंने बहुत कहा कि बस एक बार बहू को लेकर भारत आ जाओ तो वे लोग प्रत्यक्ष उससे मिल लेंगे, लेकिन उनकी अल्ट्रा मॉडर्न विदेशी बहू यहाँ आने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुई। दूसरे बेटे के लिए उन्होंने खुद लड़की देखी थी, लेकिन वह भी शादी करके जो अमेरिका में जा बसी, तो आज तक कभी 4 दिन भी उनके पास आकर नहीं रही। 4 साल में उनका छोटा बेटा बहू 2 बार भारत आए, लेकिन हर बार उन्हें ना बताकर चुपचाप बहू के मायके में पूरी छुट्टियां बिताकर 2-4 दिन जाने के पहले उनके पास औपचारिकतावश रह जाते हैं। अब तो मिश्रा आंटी ने अपना पूरा ध्यान झूला घर के बच्चों पर केंद्रित कर लिया है और अपने दिमाग में से बेटे बहू को पूरी तरह निकाल दिया है। जो भी खुशी है वह इन बच्चों में और मोहल्ले के पुराने परिचितों में ही है। यही उनका सच्चा परिवार है।
आरती से मिश्रा आंटी को बहुत स्नेह है। वह भी हालात की मारी हुई और ससुराल से सताई हुई लड़की है, लेकिन उसने हिम्मत और धीरज से काम लेते हुए अपने आप को भी संभाला और अपने बच्चों को भी पाल रही है। मिश्रा आंटी की मदद से आरती का काम काफ़ी जल्दी हो गया। तब तक मिश्रा अंकल और देव भी अंकुर को लेकर आ गए। सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद आंटी ने फटाफट किचन साफ कर दिया। 9:30 बजे देव अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद अंकल आंटी भी अपने घर चले गए। आरती ने दरवाज़ा बंद किया और अंकुर को लेकर कमरे में आ गई। सुबह 7 बजे ही अंकुर की बस आ जाती है, तो वह रात में ही जल्दी सो जाता है। उसके सोते ही आरती की भी आंखें झपकने लगी और जल्दी ही वह भी सो गई। सुबह 5:45 बजे अलार्म बजने के साथ ही आरती की नींद खुल गई। वह जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोकर अंकुर का टिफिन बनाने लगी। एक तरफ उसने चाय का पानी चढ़ा दिया। अंकुर के लिए दूध गर्म करके उसने उसे उठाया और नहलाकर स्कूल के लिए तैयार कर दिया। दूध बिस्कुट खिलाकर आरती ने पानी की बोतल और टिफिन उसके बैग में रखा और उसे बस स्टॉप पर छोड़ने गई। 5-7 मिनट में ही बस आ गई। आरती ने अंकुर को बस में बिठाया और घर वापस आ गई। थोड़ी देर अखबार पढ़ते हुए आरती ने चाय पी और फिर घर के बाकी काम निपटाने लगी। काम भी क्या, आरती ने एक गहरी सांस ली। छोटा सा रसोई घर, थोड़े से बर्तन, बाहर एक छोटी सी बैठक, उसी से लगा हुआ डाइनिंग हॉल और एक छोटा सा बेडरूम। बस अपने लिए 2-4 रोटियां बनाई और खाना तैयार। नहा धोकर उसने लंच पैक किया और तैयार हो गई। 9:30 बजे देव आ जाता था उसे लेने और उसे उसके सुपरमार्केट में ड्रॉप कर देता था जहां वह काम करती थी। उसी मार्केट से आगे देव का ऑफिस था। शाम को लौटते हुए देव उसे वापस ले आता था और घर पर ड्रॉप कर देता था। पिछले 4 सालों से उसकी यही दिनचर्या है। मिश्रा दंपति, देव और अंकुर, यही उसकी छोटी सी दुनिया और यही उसका परिवार है। कभी कभी देव की पत्नी प्रिया और दोनों बच्चे भी आ जाते। प्रिया बहुत सुलझी हुई स्त्री थी। 8 वर्ष पहले पास के शहर में आरती की शादी हुई थी। परिवार ने लड़के के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी। संपन्न घर था, बड़ा सा मकान, गाड़ी, सब कुछ अच्छा जानकर मध्यम वर्गीय माता पिता ने तुरंत फुरत उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद पता चला कि लड़का अर्थात किशोर कुछ करता नहीं है, बेरोजगार है। पिता और बड़े भाइयों की कमाई पर घर में पड़ा रहता है। घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। भाई भाभियाँ सारा समय उसे दुत्कारते रहते हैं। जब पति की कोई इज्जत ना हो तब पत्नी का कौन सम्मान करता है। शादी के 6 महीने बाद सास ससुर का रवैया भी बदल गया। वे आरती को ही ताने देते कि हमने तो सोचा था कि तुम उसे समझा बुझाकर काम करने के लिए मना लोगी, जिम्मेदारी पड़ने से वह सुधर जाएगा, लेकिन तुम पत्नी होकर भी उसे जिम्मेदार नहीं बना पाई, उसे सुधार नहीं पाई। क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें घर लाने का? एक की बजाय 2 लोग को बिठाकर खिलाना पड़ता है। 1-1.5 साल तक आरती ससुराल में अपमान के घूंट पीती नौकरों की तरह काम करती रही। किशोर को मनाती रही कोई काम धंधा या छोटी मोटी ही सही नौकरी करने को, लेकिन उस निठल्ले के बस में कुछ नहीं था। हार कर आरती ने एक स्कूल में नौकरी कर ली। पैसा ज़्यादा तो नहीं मिलता था, लेकिन कम से कम उसे छोटी छोटी ज़रूरत के लिए घर में जेठानियों के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते थे। लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। किशोर ने उसके स्कूल के टीचर्स से पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। जब किशोर उन टीचर्स को पैसा चुकता नहीं कर पाया तो उन्होंने आरती को बताया। आरती ने सिर पीट लिया। खुद तो कुछ कमाता नहीं है, आरती कमा रही है तो वहाँ भी चैन नहीं। आरती की सारी कमाई तो किशोर की उधारी चुकाने में ही खत्म हो जाती।
उसने सारे टीचर से निवेदन किया कि वह अब आगे से किशोर को कोई पैसा उधार ना दे, लेकिन अब तक की उधारी तो उसे चुकानी ही पड़ रही थी। आरती दोनों तरफ से पिस गई। एक तरफ घर का सारा काम उसे करना पड़ता, तो दूसरी तरफ स्कूल की नौकरी। उस पर भी हालत वैसी ही कि हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं आती और घर पर ताने पड़ते सो अलग। आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके माता पिता अलग अपराध बोध से घिरे रहते थे कि जल्दबाजी में यह कैसे नकारा से ब्याह कर दिया उन्होंने अपनी बेटी को। जैसे तैसे किशोर के लिए हुए कर्ज से मुक्त हो ही पाई थी कि वह की पता चला वह माँ बनने वाली है। जैसे तैसे आरती कुछ महीनों तक अपने शरीर को और खींचती रही, लेकिन फिर तकलीफ बढ़ जाने से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। घर में किशोर की वजह से उसे हर कदम पर बेइज्जत होना पड़ता था। हर दिन ताने सुनने पड़ते थे। घर बाहर दोनों मोर्चों पर पिस कर भी हासिल कुछ नहीं था। तंग आकर वह अपनी माँ के यहाँ आ गई। पिता अपने अपराध बोध में घुलते हुए अचानक एक दिन हार्ट अटैक में चल बसे। माँ के ही घर अंकुर का जन्म हुआ। किशोर 2-3 बार उसे घर वापस ले जाने का नाम से वहां आया और खुद भी वहीं टिक गया। पिता तो रहे नहीं, माँ स्वयं ही बड़े भाइयों पर आश्रित थी। भाई तो फिर भी कुछ कहते नहीं थे, मगर भाभियों की जुबान खुलने लगी। वे दोनों रात दिन ताने मारने लगी। किशोर की वजह से ससुराल में आरती को जेठानियों के ताने सुनने पड़ते थे और अब मायके में भी उसे चैन नहीं। बच्चे को लेकर अगर वह ससुराल वापस जाती तो भी किशोर की बेरोजगारी और आवारागर्दी उसे त्रस्त कर डालते। अंकुर की देखभाल के बहाने वह मायके में ही रही और जैसे तैसे उसने किशोर को वहां से चलता किया स्पष्ट बोल दिया कि अगर ढंग की नौकरी मिले तो ही उसे लेने आए, वरना उसे और बच्चे को उनके हाल पर छोड़ दे। आरती ने फिर एक स्कूल में नौकरी कर ली। अंकुर की देखभाल माँ कर ही लेती थी, लेकिन दुर्भाग्य ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा और अंकुर साल भर का हुआ ही था कि माँ चल बसी। अब तक माँ के कारण जो भाभियाँ जैसे तैसे आरती को बर्दाश्त कर रही थी, उन्होंने माँ की तरहवी होते ही आरती को अपनी ससुराल वापस चले जाने का फरमान सुना दिया। आरती किसी भी कीमत पर ससुराल वापस जाना नहीं चाहती थी। वह अब और जिल्लत से भरी जिंदगी नहीं जी सकती थी। उसने ठान लिया कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मसम्मान के साथ ही जाएगी। उसने भाभियों से थोड़े दिनों की मोहलत मांगी और अपने नन्हे बच्चों के साथ दर दर भटकते हुए काम की तलाश करने लगी। कोई ऐसा काम जिसमें इतना पैसा मिले कि वह एक कमरा किराए पर लेकर अंकुर को किसी अच्छे झूला घर में रख सके। बहुत तलाशने के बाद उसकी मुलाकात मिश्रा दंपत्ति से हुई। उन्होंने उसे मानसिक संबल दिया तथा पास ही के एक कमरा किराए पर दिलवा दिया। उन्होंने ही उसे देव से मिलवाया। देव ने आरती को अपने दोस्त के सुपरमार्केट में नौकरी दिलवा दी। आरती अंकुर को लेकर यहाँ आ गई। उसने किसी को भी अपने पता नहीं बताया था। वह अतीत के सारे अपमान, सारी तकलीफें, कड़वाहट सब भूल जाना चाहती थी। भाई भाभियों ने भी राहत की सांस ली और अपने हाथ झटक लिए। उन्हें क्या परवाह थी कि वह कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे। 2 साल में अपनी मेहनत और ईमानदारी से आरती ने असिस्टेंट मैनेजर का पद प्राप्त कर लिया। अब एक कमरे की जगह उसने यह छोटा सा पोर्शन किराए पर ले लिया था, जिसमें छोटा सा किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम सब था। इतने सालों में देव ने हर तरह से हर कदम पर उसका भरपूर साथ दिया था। सुख में, दुख में, हर परेशानी में। चाहे कभी अंकुर बीमार पड़ा हो, चाहे वह खुद, डॉक्टर को दिखाने से लेकर दवाइयाँ लाने तक हर जिम्मेदारी पूरे अपनेपन और ईमानदारी से निभाता है देव। दोनों में एक अव्यक्त अनाम मगर बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया था। प्रिया ने भी कभी देव को रोका नहीं आरती की मदद करने से या उसके यहाँ आने जाने से, बल्कि जब भी होता वह खुद भी आरती की मदद करती। अब तो आरती अपने बेटे के साथ
अपने इस नए परिवार में और नए जीवन में पूरी तरह से रम गई थी। पुरानी यादें रात के बुरे सपने की तरह बीत चुकी थी। अब जीवन की नई सुबह आ गई। मिश्रा अंकल आंटी कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देते। एक बार जब अंकुर बहुत बीमार पड़ गया था, तब आंटी दिन रात उसे गोद में लेकर बैठी रहती थी। आरती को कभी लगा ही नहीं कि उसकी माँ नहीं है। आरती के घाव भर चुके थे। वर्षों के संघर्ष के बाद अब वह आर्थिक एवं मानसिक रूप से समर्थ और स्वतंत्र व्यक्ति थी। पूरी तरह आत्मनिर्भर थी। पेपर समेटते हुए आरती की नज़र घड़ी पर पड़ी। उफ, आज तो वह काफ़ी देर तक पेपर पढ़ती रह गई। बाकी काम उसने काफ़ी स्फूर्ति से निपटाए। वह तैयार होकर लंच बॉक्स रख ही रही थी कि नीचे से देव की बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। जल्दी से उसने अपनी पर्स संभाली और ताला लगाकर बाहर आ गई। देव ने बाइक स्टार्ट की और आरती को लेकर सुपरमार्केट में ड्रॉप करके अपने ऑफिस चला गया। आरती की दिनचर्या और जीवन सुख से चल रहा था। दिन बीत रहे थे, सब कुछ व्यवस्थित था कि एक दिन अचानक उसके जीवन में एक भूचाल आ गया। एक दिन वह देव के साथ शाम को घर वापस लौटी तो दरवाजे पर किशोर को खड़ा देखकर बुरी तरह चौंक गई। देव ने उसे चौंकते हुए देखकर पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। आरती पिछले सालों में बुरे अतीत के साथ किशोर को भी पूरी तरह से भूल चुकी थी। उसके नाम को, व्यक्तित्व को पूरी तरह से अपने जीवन से अलग कर चुकी थी। अब अचानक उसे सामने देखकर उसके मन में संदेह के कांटे चुभने लगे। उसने धीरे से देव से कहा कि यह किशोर है। बेचारा देव हकबका गया इस नई परिस्थिति से सामना होने से। वह भी आरती के जीवन में किशोर नाम के किसी प्राणी के अस्तित्व के बारे में भूल ही गया था। आज किशोर को देखकर उसे आरती के साथ जोड़कर देखने की कल्पना से ही उसे अजीब सा लग रहा था। कुछ पलों तक शव किंग कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। क्या हुआ आरती? दरवाज़ा खोलो, तुम्हारा पति आया है। उसे अंदर भी नहीं बिठाओगी क्या? किशोर ने ही चुप्पी तोड़ी। किशोर के मुंह से पति शब्द सुनकर आरती के शरीर में वितृष्णा की लहर दौड़ गई। देव के चेहरे के भाव भी सख्त हो गए, क्योंकि वह आरती के दुखद और संघर्ष भरे अतीत से भली भांति परिचित था। मैं अंकुर को लेकर आता हूँ। और कुछ समझ ना आने पर उसे असमंजस से उबरने का यही एक तरीका समझ आया। लेकिन अचानक आरती सख्त लहजे में बोली, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। किशोर की ओर कठोर दृष्टि से देखते हुए आरती ने उससे पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आया? क्या मतलब? मैं पति हूँ तुम्हारा, अंकुर का बाप हूँ। किशोर ने अपने स्वर में भरसक अधिकार भाव भरते हुए कहा। वाह, इतने सालों बाद याद आया आपको कि आपका हमसे क्या रिश्ता है? आरती के स्वर में व्यंग था। देव ने आरती से कहा कि अंदर बैठकर बातें करते हैं, यहाँ आस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। किशोर को देव की उपस्थिति नागवार लग रही थी। आरती ने ताला खोला और सब अंदर आ गए। जब देव भी अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया तो किशोर रोष भरे स्वर में बोला, यह महाशय कौन है? हम पति पत्नी के बीच इनका क्या काम? बार बार किशोर के मुंह से पति शब्द सुनकर आरती झल्ला पड़ी। कौन पति? कैसा पति? किसका पति? मैं तुम्हारा पति। किशोर उसके चिल्लाने से अचकचा गया। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे। आज तुम्हें याद आ रहा है कि तुम मेरे पति हो? तब क्यों नहीं याद आया जब मैं नौकरों की तरह तुम्हारे घर पर काम करती थी और तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए स्कूल की नौकरी में पीस कर भी पैसे पैसे को मोहताज थी? तब कहाँ थे तुम जब मैं अपने दूध मुँहे बच्चे को लेकर नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही थी? आरती क्षोभ से भरकर बोली, कोई रिश्ता कैसा नहीं है। धर्म को साक्षी मानकर विवाह हुआ है हमारा। मैं तुम्हारा पति हूँ। किशोर ने फिर अपने स्वर में अधिकार भाव लाकर आरती पर हावी होना चाहा। अगर धर्म को साक्षी मानकर तुम्हारे जैसा पति मिलता है तो मैं आज उस धर्म को ही मानने से इनकार करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। जरूर उस घर से तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया हो गया,
तभी मुझे तलाश करते हुए यहाँ आ धमके हो, मगर कान खोलकर सुन लो, अब यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। बरसों की मेहनत के बाद मेरे जीवन में इज्जत और चैन के दिन आए हैं। मैं अब किसी को भी उन्हें छीनने नहीं दूंगी। बहुत मेहनत से यह छोटा सा नीड़ बनाया है मैंने, अब इसे किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और फिर जिंदगी में कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। आरती तल्ख स्वर में बोली। क्यों निकल जाऊं? मेरा पूरा हक है तुम पर। कानूनन भी मैं ही तुम्हारा पति हूँ। किशोर अब भी अपनी बातों पर बेशर्मों की तरह अड़ा रहा। कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर। मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे नकारा आदमी के साथ रहना तो दूर, सूरत तक देखना नहीं चाहती। और कानून की धमकी मुझे मत दो। मैं वैसे भी 7 साल से तुमसे अलग रह रही हूँ। ये शादी तो वैसे भी टूट चुकी है और जल्दी ही मैं कागजी कार्यवाही भी कर दूंगी। अब तो आरती का स्वर और भी दृढ़ हो गया। तो इसके कारण तुम मुझे धुतकार रही हो? अच्छा यार, फंसा कर रखा है। पति को छोड़ दिया, इसको रख लिया। अब आरती पर जोर नहीं चला तो किशोर देव की ओर इशारा करके अभद्र तरीके से उस पर लांछन लगाते हुए बोला। इस अपमान पर देव और आरती दोनों ही स्तब्ध रह गए। स्त्री पुरुष में पवित्र और मर्यादित सखा भाव वाला शालीन रिश्ता भी हो सकता है, या तो समाज सोच ही नहीं सकता। स्त्री पुरुष को साथ देखा नहीं कि सबकी शक भरी उंगलियां ही उठती है उनकी ओर। कोई स्वस्थ नजरिए से तो देख ही नहीं सकता। दो लोगों के बीच इंसानियत का रिश्ता भी हो सकता है, यह समाज पचा नहीं पाता। तुम जैसा बेशर्म और गिरा हुआ इंसान और सोच भी क्या सकता है? जब मनुष्य की स्वयं की दृष्टि ही कीचड़ से सनी हो तो उसे सब और गंदगी ही नजर आती है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देव कठोर स्वर में बोला। किशोर देव को नीचा दिखाने और आरती को अपमानित कर उस पर हावी होने की आखिरी कोशिश करने में दोनों के संबंधों को लेकर अनगरल और अनाप शनाप बोलने लगा। देव का मन किया कि किशोर को 2-4 तमाचे जड़ दे, मगर वह संयम रखकर खड़ा रहा। लेकिन आरती का और अधिक अपमान उससे सहा नहीं गया। मेरा दोस्त शहर का एसपी है। अगर तुम चुपचाप यहाँ से दफा नहीं हो गए तो मैं अभी तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगा। सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। जाओ यहाँ से और आइंदा आरती के आसपास नजर भी मत आना। देव ने जबड़े पीसते हुए कहा। धमकी असर कर गई। किशोर अचानक बुरी तरह बौखला गया जब उसने देखा कि देव ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन करने लगा। किशोर की जवान तालू से चिपक गई। वह चुपचाप उठा और वहां से खिसक गया। देव ने आरती की ओर देखा। किस मुश्किल से आरती ने अपने आप को संभाल कर जीवन को व्यवस्थित किया था, मगर आज किशोर आकर सब अस्त व्यस्त कर गया। बेचारे किशोर के घिनौने इल्जाम सुनकर देव से नजर नहीं मिला पा रही थी। देव जानता था कि आरती के मन में उसे लेकर कोई ऐसी भावना या इच्छा नहीं है। उसका मन शीशे की तरह साफ है। छोड़ो आरती, किशोर जैसी की बातों से अपना मन खराब नहीं करते। मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है और अपने आप पर भी। हमारे मन पूरी तरह साफ है और हमारा रिश्ता भी। हम दोस्त हैं बस, और कुछ नहीं। और इसी रिश्ते में सारी पवित्रता है। यह तो कुछ लोगों का नज़रिया ही गंदा होता है कि वह औरत मर्द के रिश्ते को लेकर कभी स्वस्थ सोच रख ही नहीं सकते। हमेशा गंदा ही सोचते हैं। मगर हमें इन लोगों से क्या लेना देना? हमारी अपनी एक सुंदर, साफ सुथरी, खुशहाल दुनिया है। देव ने आरती के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दी। हाँ बेटी, देव ठीक कह रहा है। हमें भी तुम पर पूरा भरोसा है। किशोर की बातों से अपना मन खराब मत करो और डरो मत। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मिश्रा दंपत्ति अंकुर को लेकर अंदर आ गए। जब देर तक आज देव या आरती उसे लेने नहीं आए तो उन्हें चिंता हुई और वह खुद ही चले आए। बाहर उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। तुम्हें लोगों की बातों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप भला तो जग भला।
दुनिया की सोच की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम केवल अपने सही गलत की जिम्मेदार हो और हम जानते हैं कि तुम सही हो। मिश्रा आंटी ने आरती के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आरती के सिर से मानो बोझ हट गया। समाज में किशोर जैसी गिरी हुई सोच वाले व्यक्ति है तो देव और मिश्रा दंपति जैसे परिपक्व व स्वस्थ विचारों वाले व्यक्ति भी है। अंकुर देव से खेल रहा था। आरती ने कृतज्ञ और संतुष्टि भरी नजर अपने इस खुशहाल परिवार पर डाली। बाहर अंधेरा घिरने लगा था, मगर उसके जीवन में आज संबंधों का एक नया उजाला छा गया था। भाई, दिमाग बड़ा पक गया आज तो। इस समय मुझे तो गर्म चाय की सख्त जरूरत है, मिश्रा अंकल बोले। और मुझे भी, देव भी बोला तो मिश्रा आंटी हंसने लगी। अभी लाती हूँ मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय और साथ में कुछ नाश्ता भी। और आप प्रिया दीदी और बच्चों को फोन करके यहीं बुला लीजिए। आज डिनर पूरा परिवार साथ ही करते हैं। आरती मुस्कुराते हुए चाय बनाने किचन में चली गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।